नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह हाजिर हूँ आपके सामने जीएस साधना के प्लेटफॉर्म पर और सिंधु घाटी सभ्यता के अगले सेशन को लेकर के। इस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने कई सारी चीज़ें देखी थी, तो इस वीडियो में चलने से पहले कुछ औपचारिकताएं हैं जिनको पूरा कर लिया जाए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हम जो भी वीडियोज़ डालते हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और तैयार रहिएगा। 2 तारीख से लेकर के और संडे तक, यानी मंडे से लेकर के संडे तक जितना करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा, मंडे को एक वीडियो पड़ेगा। उस वीडियो में ओवरऑल वीकली जितना भी आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से, उसको लेकर के हम आएंगे और उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, देखिए अगर मैं पर डे वीडियो डालता हूँ, पर डे आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आता हूँ, हर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में कम से कम 4 से 5 टॉपिक आपको मिलेंगे। 4 से 5 टॉपिक अगर मैं पर डे डालता हूँ, यानी दो से तीन पन्ने। ठीक है, 2 से 3 पन्ने में डाल रहा हूँ और 365 दिन, यानी लगभग 700-800 के आसपास। याद ही नहीं रह पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के आऊँगा, भले वो आपका 5 पेज आएगा वीकली में, 5 से 6 पेजेस भी आता है। 5 से 6 पेजेस वीकली अगर आ रहा है, 5 पेजेस मानिए, तो मान के चलिए कि एक हफ्ते में हुआ जाकर के 30 पेजेस। ठीक है, तो लगभग वो जाकर के आपका जाएगा 300 के पेज के आसपास। कहने का मतलब ये है कि उस चीज़ को रिकॉल करना ज़्यादा आसान रहेगा। 300 को जब आप कंपाइल करेंगे तो 150 के आसपास आप पहुंच जाएंगे, जिसमें आपकी पॉलिटिकल रिलेटेड न्यूज़, इकोनॉमिकल न्यूज़ और डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ और आईआर से रिलेटेड न्यूज़, सारी न्यूज़ेस एक साथ आपके साथ कंपाइल होंगी। तो और दूसरी बात है कि जब मंथली भी हम करंट डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ें आपको जल्दी रिकॉल हो जाएंगी। इसलिए हमने ये सोचा है कि पर डे की बजाय हम वीकली करंट अफेयर्स आपको इस चैनल पे अवेलेबल कराते रहेंगे। तो ये था आगे की प्लानिंग। अभी जो चल रहा है, इस सेशन में चलते हैं और इस सेशन में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल समय ना वेस्ट करते हुए। हमने कल क्या क्या चीजें देखी थी, तो कल हमने देख लिया था, इसके नेम को लेकर के हमारी बातें हो गई थी कि क्यों इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्यों इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्यों इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं और क्यों इसे सरस्वती सभ्यता कहते हैं। इसकी ओरिजिन और डिस्कवरी पे बातें की थी। डिस्कवरी किस हिसाब से बहुत समय के बाद होती है जाकर के। ठीक है, और उसके बाद हमने किस चीज को देखा था, ओरिजिन को देखा था। ओरिजिन पर किस तरीके से फॉरेन राइटर्स और फॉरेन हिस्टोरियन का जितना व्यू है उनको हमने देखा था। लोकल ऑथर और लोकल जो हमारे हिस्टोरियन है उनका क्या व्यू था। और ये भी मैंने बताया था कि क्या ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये ग्रेजुअली डेवलप हुई या फिर कह सकते हैं ग्रेजुअली डेवलप हुई या फिर अचानक से, ठीक है, धीरे धीरे विकसित हुई, या अचानक से पाषाण काल के खत्म होने के बाद, पैलिथिक एज के खत्म होने के बाद तुरंत अचानक से ये आ गई थी सिंधु घाटी सभ्यता। इस पे हमने बात की थी। मैंने आपको बताया था कि चालकोलिथिक ट्रांजिशन फेज में ग्रेजुअली रूप में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। इसके बाद हमने कुछ ज्योग्राफिकल साइट्स पे बातें की थी। ज्योग्राफिकल साइट्स में हमने देखा था कि कहां कहां पर कौन कौन सी ज्योग्राफिकल साइट्स मिल रही थी। ठीक है, गुजरात में कौन कौन सी थी, बलूचिस्तान में कौन कौन सी थी, यहाँ पर पाकिस्तान में कौन कौन सी थी, जेएंडके में कौन कौन सी थी, जम्मू और कश्मीर में, यूपी, पंजाब और हरियाणा में कौन कौन सी थी। ठीक है, इस तरीके से हमने एक ओवरऑल व्यू लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आज क्या हम देखेंगे, आज देखेंगे हम कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन रही थी, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये जिन साइट्स की मैंने बात की थी, इन साइट्स को ला करके रोक मैंने इसलिए दिया था कि जब आप पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, जब आप बाद में पढ़ेंगे तो आप ये चीज समझ जाएंगे। जब मैं लोथल का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि गुजरात के पास की एक साइट है। हड़प्पा का नाम लूंगा तब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, रोपर, संघोल, धौलावीरा, सुरकोटदा, किसी का भी मैं नाम लेता हूं तो एक बार दिमाग में मैपिंग के थ्रू आपके चीजें आ जानी चाहिए, है ना। इसलिए मैंने आपको केवल साइट्स के नाम बताए थे। आज क्या क्या हमें बात करनी है, आज हमें बात करनी है कि इन साइट्स में, ये जो साइट्स पे हमने डिस्कस किया था, इन साइट्स के अंदर के फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे हम देखेंगे ओवरऑल कंडीशन कैसी थी इनकी, और कंडीशन देखने के बाद फीचर्स देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, इसकी पॉजिटिव निगेटिव चीजें देखेंगे और लास्ट में इसका डिक्लाइन देखेंगे और इस क्लास को खत्म कर देंगे। इसके बाद हम ले आएंगे
वैली कार्गो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। साइट्स पे हमने देख लिया था। आज सबसे पहले साइट्स में कौन सी चीज कहाँ पर मिली है उसके ऊपर जाने से पहले हम चलते हैं, इनकी कुछ फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, उन पे हम बात करते हैं। ठीक है, आज हम इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स पर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स पे हम क्या बात करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर टाउन प्लानिंग कैसी थी, उसके बाद हम साइंस उस पे आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम कंडीशन पे आएंगे कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। इस पे हम इन पे डिस्कस करने के बाद आएंगे। तो पहले हम फीचर्स डिस्कस करेंगे। फीचर से आपके दिमाग में ओवरऑल एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये सभ्यता थी कैसी। फीचर्स के बाद हम इन जो इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने डिस्कस की थी, कहाँ पर क्या क्या चीजें मिली हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम किस पर आएंगे, इसकी कंडीशन में, और उसके बाद डिक्लाइन पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में किन चीजों का यूज करते थे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में किन चीजों का यूज करते थे। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में किन चीजों का यूज करते थे, अथॉरिटी यहां पर थी कि नहीं थी। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट किस तरीके का था यहां पर। ठीक है, टाउन प्लानिंग कैसी थी, कंस्ट्रक्शन कैसा था, बिल्डिंग कैसी थी। ठीक है, और बिल्डिंग किस प्रकार की थी, सोशल हायरार्की यहां पर थी कि नहीं थी। एक पॉइंट ऑफ सोशल हायरार्की। ठीक है, इन सब चीजों पर हम पहले बात करते हैं। तो इन सब चीजों पे बात करने से पहले सबसे पहले हम किसको उठाते हैं, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग एक्चुअली इनकी थी कैसे, चलिए शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सिटाडेल, चलिए सिटाडेल किला होता है, और ये लोअर टाउन। ठीक है, अर्थात इससे हमको समझ में आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता दो भागों में बटी हुई थी। कुछ कह सकते हैं इस तरीके से ये चीजें रही होगी। ठीक है, यहां पर क्या था, अब ये किस तरफ का एरिया हो गया, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, और ये कैसे हो गया, ईस्ट। ठीक है, वेस्ट को हम लोग कहते हैं पश्चिम, और ईस्ट को कहते हैं हम लोग पूर्व। ठीक है, अर्थात जो नगर था, वो नगर, जो टाउन था, वो दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग था पश्चिम की तरफ, और एक भाग था किस तरफ, पूर्व की तरफ। ठीक, पश्चिम की तरफ जो भाग था, ये थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ था। ठीक है, सब जगह पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं हर जगह। लेकिन ज्यादातर जो साइट्स खोजी गई हैं, उनमें दो भागों में डिवाइड थे। एक था वेस्ट और एक था ईस्ट। वेस्ट वाला जो था वो थोड़ा सा उठा हुआ था। ठीक है, ये जो वेस्ट वाला था, जितने इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, जैसे अन्नागार। ठीक है, अन्नागार जैसी चीजें थी। यही अन्नागार के पास में श्रमिक आवास भी मिलता है। ठीक है, अन्नागार क्या चीज होती है, जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं कि कोल्ड स्टोरेज टाइप से होते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ जब एग्रीकल्चर हो जाता है, एग्रीकल्चर मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्रपाषाण काल चल रहा था, चालकोलिथिक एज चल रही थी। चालकोलिथिक एज में जब डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, चालकोलिथिक एज में डेवलपमेंट हो गया। चालकोलिथिक एज में डेवलपमेंट एक निश्चित फेज से जब आगे चला गया, तब हमने किस चीज को देखा कि वहां पर नगर के कई सारे लक्षण आना शुरू हुए। ये नगर के लक्षण कैसे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादातर जो जनसंख्या थी
वो नॉन एग्रीकल्चर कामों में लगी हुई थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का मेन सेंटर पॉइंट की बात करें तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स पर ज़्यादा निर्भर थी। ट्रेड एंड कॉमर्स पर ज़्यादा निर्भर होने से क्या हुआ कि यहाँ पर जो था, अच्छा ऐसी बात नहीं है कि ये एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं होता था, तो यहाँ पर नगर में तो ये एग्रीकल्चर नहीं होता था, लेकिन मैंने बताया था कि कल नहीं परसों वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब कोई नगर होता है तो नगर के चारों तरफ हम जब सब्जी उब्जी लेने जाते हैं तो हर नगर के चारों तरफ कुछ ना कुछ गांव होते हैं जहां से हमें डेली यूज की चीजें आती हैं, सब्जियां आती हैं और हम उसको परचेज करते हैं नगर में जाकर के। ऐसा नहीं होता कि आप जिस शहर में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, वहां पर खेती की जा रही है, ऐसा नहीं होगा। वो टाउन होगा, उस टाउन के आसपास ही कुछ गांव होंगे जहां से ये सब चीजें आती हैं और आप परचेज करते हैं। तो उसी तरीके से ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर की तरफ, सिंधु टाउन के बाहर, टाउन को मैं बताऊंगा कि ये टाउन पूरा दुर्गीकरण था। दुर्गीकरण का मतलब था कि बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी इस टाउन के अंदर। तो पूरे टाउन को एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या था कि बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी, ठीक है। इन दीवारों से पूरा टाउन घिरा हुआ था और यहाँ पर क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था। फिर जो एग्रीकल्चर होता था, एग्रीकल्चर से जितना सामान आता था वो टाउन में बड़े बड़े यहाँ पर गेट भी लगे हुए थे, इन गेट से एग्रीकल्चर का सामान अंदर आता था। और जहां मैंने आपको बताया कि दो भागों में बटा हुआ था, एक पश्चिम और पूर्व, जिसमें पश्चिम वाला सिरा जो था वो ऊंचा था और यहाँ पर जाकर के सारा फूड, सारा ग्रेन यहाँ पर स्टोर हो जाता था। और स्टोर होने के बाद वो क्या होता था कि यहाँ के लोगों को बाद में मिलता था, जो कहां पर रहते थे, ईस्ट साइड में रहते थे। कह सकते हैं हम जो नगर था वो दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिम और पूर्व। पश्चिम में अन्नागार जैसे हमें बड़े बड़े स्थान मिलने को मिले हैं और पूर्व में हमें क्या मिला है, पूर्व में हमें यहाँ पर आम बस्तियां देखने को मिलती हैं जहां पर आम लोग रहते थे। आम लोग का मतलब हो गया क्या कि यहाँ पर कुछ शिल्पकार रहते थे, ठीक है, कुछ काम करने वाले लोग रहते थे, अथॉरिटी से रिलेटेड भी जितने लोग रहते थे वो संभवतः कहां पर रहते थे, ईस्ट में रहते थे। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर क्या हो रही थी, पनप रही थी, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या था, यहां पर रहने के लिए हाउसेस थे, आवास थे, ठीक है। जितने घर देखने को मिले हैं, जितने आवास देखने को मिले हैं वो हमें किस साइड में मिले, ईस्ट साइड में मिले। और यहाँ पर हमें बड़े बड़े अन्नागार देखने को मिले हैं, ठीक है। जब हड़प्पा पढ़ाएंगे, जब हड़प्पा पे मैंने बताया ना इंडिविजुअल भी हम बात करेंगे साइट्स की, तो यहाँ पर हमने देखा है कि हड़प्पा में हमें अन्नागार मिला है। अन्नागार के अलावा हमें श्रमिक आवास मिला है। श्रमिक आवास क्या होता है, अर्थात इन अन्नागार में अनाज कूटने के कई सारे चबूतरे मिलते हैं हड़प्पा में, और इन चबूतरों पे काम करने वाले भी तो कुछ लोग होंगे, और उन लोगों के लिए जो यहाँ पर काम करते हैं उनके लिए स्पेशल रूप से वहां पर कुछ ना कुछ कमरे बनाए गए थे कि ये अपना काम करेंगे, रुकेंगे, फिर काम करेंगे, फिर अपना आराम करेंगे, फिर काम करेंगे, फिर आराम करेंगे। ऐसे करते करते ये अपने काम को खत्म कर देंगे और जितना अन्न होगा उसको कूट करके इस अन्नागार में भर देंगे और फिर वापस कहाँ आ जाएंगे, अपने आवास क्षेत्र में आ जाएंगे और अपना जीवन यापन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। और ये जो पश्चिमी टीला होता था, जाहिर सी बात है कि जो हम वेस्ट वाला देख रहे हैं, ये पश्चिमी टीला, जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, सिटाडेल मिल रहा है, यहाँ पर हमें श्रमिक आवास मिल रहा है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, अन्नागार मिल रहा है। इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पश्चिमी छोर पे थी, वेस्ट साइड में थी। तो जाहिर सी बात है इन वेस्ट साइड को सुरक्षित करने के लिए हमें यहाँ पर क्या मिलते थे, कई सारे दुर्ग मतलब कहने का मतलब बाउंड्रीज मिलती थी जो कि इनको घेरे रहती थी, और ईस्ट साइड में कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो नगर था, नगर योजना थी। नगर योजना में हमने देखा कि ये दो भागों में बटे हुए थे, एक पूर्व थे, एक पश्चिम थे। पूर्व में हमें अन्नागार जैसी संस्कृतियां मिलती हैं और ये अन्नागार जैसी संस्कृतियां जो होती हैं, ये देखिए ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा हुआ ये सिटाडेल होगा और ये आम लोगों की रहने की जगह होगी। यहाँ पर कोई दुर्गीकरण नहीं मिलता है, लेकिन वेस्ट साइड में जो यहाँ पर है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, दुर्गीकरण देखने को मिलता है।
ये जो दुर्गीकरण होता है क्यों होता है? क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को वेस्ट साइड में देखने को मिलती हैं। जैसे इंपॉर्टेंट जैसे अन्नागार हो गया, ठीक है, अन्नागार के अलावा सिटाडेल हो गया। आज भी हम देखते हैं तो पश्चिमी छोर को ज्यादा अहमियत दी जाती है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज होंगे, ठीक है। इंडिया में भी देखेंगे हम तो एक तरफ वेस्ट में गुजरात महाराष्ट्र जैसी कंट्रीज हैं, और ईस्ट में हम देखते हैं तो बिहार और यूपी जैसी कंट्रीज हैं, उड़ीसा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वेस्ट ज्यादा उन्नत रहता है ईस्ट से, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ये समय समय की बात है, और वहां भी उस समय भी ऐसे था कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं बताऊंगा वो सब चीजें आपको वेस्ट में मिलेंगी, और जो आवास, जो आम आदमी के रहने की जगह थी वो कहां पर मिलती है? वो मिलती है पूरब साइड में। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पर आवास क्षेत्र में भी हमें दुर्गीकरण देखने को मिलता है। मींस जो आम आदमियों के रहने की जगह थी, यहां भी ऊंची ऊंची दीवार देखने को मिलती हैं, जैसे कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। कालीबंगा में हमें जो पूर्व साइड था, इसको भी हमें क्या मिलता है? ऊंची ऊंची दीवारें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये थी नगर योजना पद्धति कि जो टाउन था, टाउन दो भागों में बटा हुआ था, एक था ईस्ट और एक था ईस्ट और एक था वेस्ट। आमतौर पर वेस्ट में दुर्गीकरण मिलता है, ठीक है। दुर्गीकरण का मतलब है कि ये चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। यहाँ पर अन्नागार और श्रमिक आवास जैसी चीजें मिलती हैं। वहीं ईस्ट में आम आदमी के रहने की जगह होती है, और ईस्ट का दुर्गीकरण नहीं था। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे मिलते हैं कि यहाँ पर ईस्ट का भी दुर्गीकरण किया गया था। जैसे कहां पर किया गया था? कालीबंगा में, ठीक। लेकिन यहां पर आमतौर पर नगर दो भागों में बटा था, लेकिन एक नगर ऐसा था जिसका नाम था धौलावीरा। कहां पर? गुजरात में है। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है। तो ये जो धौलावीरा था, ये धौलावीरा एक्चुअली 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? ठीक है। टाउन प्लानिंग को हम देख रहे हैं। ठीक है। ये इतनी चीज मैंने आपको बता दी अभी तक। क्या बताया है कि ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ था। अन्नागार, स्थानागार, श्रमिक आवास मिलते हैं, दुर्गीकरण मिलता है वेस्ट का। ईस्ट में हम देखते हैं कि सामान्य आवास मिलता है, कालीबंगा में दुर्गीकरण मिलता है, लेकिन सामान्य दुर्गीकरण नहीं मिलता। कुछ ऐसी साइट थी जो 2 नहीं बल्कि 3 भागों में बटी हुई थी। वो कौन सी थी? धौलावीरा। धौलावीरा एक्सेप्शन है, और धौलावीरा कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में बटा हुआ था। जैसे इसको दो पार्ट में हम किसी नगर को बटा हुआ देख सकते हैं, उसी तरीके से धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। इसमें एक था उच्च, एक था मध्य और एक था निम्न, ठीक है, अपर, मिडिल एंड लोअर टाउन, ठीक है। 3 भागों में इसको बटा हुआ था। तो इस तरीके से इसकी नगर योजना पद्धति थी। इसके अलावा जो सामान्य चीजें हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ इसके बारे में, कि ये जो था, कहा जाता है कि यहाँ पर समकोण पर काटती थी सड़कें। एग्जैक्टली तो नहीं, 90 डिग्री एंगल पर सड़कें काटती थी। जैसे ये काट दिया, यहाँ पर इनके घर हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर इनके घर हो जाएंगे,
यहाँ पर इनके घर हो जाएंगे। इस तरीके से जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये इनकी सड़कें होंगी। ठीक है, एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते हैं कि 90 डिग्री एंगल पर काटती हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट ये क्या करती थी कि 90 डिग्री एंगल पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, जो एक बेहतर टाउन प्लानशिप को दर्शाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर टाउन के साथ में सड़कें बनी हुई थी। सड़कों में क्या हुआ था कि नालियां बनी हुई थी और नालियों में पानी के बहने के लिए ये ग्रेविटी का यूज करते थे। ग्रेविटी का मतलब हो सकता है, हम लोग कह सकते हैं कि ये स्लोप बनाते थे नाली में, जिसके द्वारा क्या होता था कि पानी आसानी से मैन होल तक चला जाता है। यहाँ मैन होल भी देखने को मिलता है, जिससे ये समझ में आता है कि ये साफ सफाई के कितने बड़े द्योतक थे। ठीक है, तो पानी के बारे में कैसा इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अपने टाउन को डेवलप किया था, ये चीजें तो आज भी हमें सीखनी चाहिए। अब बताइए, सड़क बना है, नाली बनी है, ठीक है, सड़क मिला, नाली बनी, अपने यहाँ क्या होता है आज के समय में? क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था 2014 में क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानशिप से हम आज की टाउन प्लानशिप में क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तब की नगरीय सभ्यता में ऐसी कौन सी चीजें परिलक्षित होती हैं जो आज की नगरीय सभ्यता में हमारे लिए आवश्यक है। तो पहली तो चीज यही हो जाती है क्या कि यहाँ पर जो थी नालियां थी, नालियों को ढका हुआ था, ढका होने के साथ साथ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और नालियां बना होना सबसे अच्छी चीज ये है कि आज भी क्या होता है, इतने आगे हम लोग डेवलप हो चुके हैं, हम अपने आप को एक नगरीय सभ्यता कहते हैं। और कई जगह पहले हम सड़क बना देते हैं, जब सड़क पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर हम सड़क को खोदते हैं, फिर सड़क खोद के फिर हम नाली बनाते हैं, फिर नाली बन गई, सड़क बन गई, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद वहां पर मैन होल वगैरह बनाते हैं। कहने का मतलब है कि एक बिल्डर की पूरी जिंदगी एक सड़क को कंप्लीट करते करते बीत जाती है और वो अमीर हो जाता है। और हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा सभ्य हैं। हम तो कहते हैं कि क्वेश्चन करना चाहिए पब्लिक को, भाई इनकम टैक्स का पैसा है, आप हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है। ऐसा नहीं है कि आप टैक्स नहीं दे रहे हो, इनकम नहीं कर रहे हो तो फिर आप गवर्नमेंट को पैसा नहीं पे कर रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आप गवर्नमेंट को पैसा पे करते हैं, फिर आपके दिए हुए पैसा से एक ही सड़क को 4-4 बार बनाया जाता है। भाई मेरे पहले नाली बना ले, उसके बाद सड़क बना लो। ये कौन सी बात है कि पहले सड़क बना दी फिर उसके बाद क्या, अरे भूल गए साहब नाली बनानी थी, खोदने में पड़े नाली बन रही है। तो इस तरीके की टाउन प्लानशिप जो आज भी हमारे लिए सोचने वाली बातें हैं कि जिन सब चीजों से हम सोच सकते हैं। और टाउन प्लानरशिप भी होते हैं, यहाँ पर एक पोस्ट भी होती है, लेकिन पता नहीं क्या है, मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों एक साथ पहले नाली बनाओ फिर सड़क बनाओ फिर सीवेज बनाओ, इस तरीके से एक प्रोसेस में क्यों नहीं चलते हैं, जबकि ये लोग एक प्रोसेस में चलते थे। इनमें हमको सड़क के किनारे नालियां बिल्कुल देखने को मिलती हैं और समय समय और नालियां ढकी हुई होती थी जो साफ सफाई को दर्शाती थी। नालियों में जो पानी बहता था वो ग्रेविटी का यूज करते थे, अर्थात स्लोप के थ्रू पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिया लेके जाया जाता था। और तो और बीच बीच में मैन होल्स मिलते थे। मैन होल में क्या होता था कि जहां पर हटा करके नालियों को साफ करने की चीजें दिखती थी। पहले मैन होल लोहे के बिक जाते थे, भारी भारी मैन होल होते थे। फिर हम लोग इतने सभ्य थे कि छोटा छोटा पौवा हुआ के लिए उसको उठा उठा के बेचना शुरू कर दिया। 100-150 रुपए तो मिल ही जाते होंगे, उनके भर का हो ही जाता होगा, और बेच करके हम अपने आप को सभ्य बना लेते थे। तो उस समय की चीजों से हमें सीखना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने खैर उन लोहे वाले मैन होल्स में जो ढक्कन होता है, ढक्कन को हटा करके फिर सीमेंट का करने लगे। कहने लगे नहीं भैया ऐसे नहीं मानोगे, ऐसा करते हैं, उसको हटा के सीमेंट का कर देते हैं और आप लगभग सीमेंट के ही लगभग हर जगह दिखते हैं। तो इतने तो सब हम लोग हैं, तो क्यों नहीं सीख सकते हैं हम उन लोगों से जो हमारे पूर्वज रहे हैं। पूर्वजों की टाउन प्लानिंगशिप कितनी अच्छी थी, ठीक है, पूर्वजों की टाउन प्लानिंगशिप कितनी अच्छी थी। यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी, यहाँ पर नालियों में मैन होल मिल जाते हैं, नालियों की समय समय पर सफाई हो जाती थी। इसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि नालियां ढकी हुई होती थी और जो दरवाजे थे वो दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे, सड़क के पीछे खुलते थे। इसका एक एक्सेप्शन भी है, लोथल। लोथल में जो मुख्य द्वार था, जो मेन गेट था, वो मेन गेट सड़क की तरफ ही था। लेकिन लोथल साइड को अगर हम छोड़ देते हैं, बाकी सभी साइड में जो हमें मेन गेट मिले हैं वो सड़क की तरफ ना खुल करके कहाँ खुलते थे, सड़क के पीछे। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये लोग प्राइवेसी से भी परिचित थे, ठीक है। आज जिसको निजता का अधिकार के लिए हम लोग दुनिया भर की चीजें लेकर के आते थे, ये तब परिचित थे, प्राइवेसी से ये लोग परिचित थे, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं नॉइस पोल्यूशन आदि चीजों से भी ये लोग संबंधित थे। इसीलिए उन्होंने हो सकता है कि जो अपना मेन गेट था वो मुख्य खिड़की की तरफ, मेन गेट की तरफ ना रख करके पीछे की तरफ देखा। इसके बाद हम इनके घरों में जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टाउन के अंदर गए।
टाउन में घुसते ही हमने देखा कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, नालियां बिछी हुई हैं। इमेजिन करिए आप, नालियां बिछी हुई हैं। नालियों में क्या है कि समय समय पर नाली को साफ करने के लिए मैन होल्स बने हुए हैं। नालियां पूरी तरीके से ढकी हुई हैं। सड़क ढालू है, ढालू होने की वजह से जो नालियां बनी हुई हैं उसका पानी भी एक फ्लो में एक दिशा की ओर बहता है। उसके बाद हमने ये सारी चीजें देखी, लेकिन सड़क पर हमें कहीं मेन गेट नहीं देखने को मिला। फिर हमने देखा इन घरों का जो मेन गेट है वो मेन गेट रोड की तरफ नहीं है, बल्कि कहाँ है, रोड से पीछे की तरफ खुल रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये प्राइवेसी के बारे में सोचते हैं, हो सकता है कि ये पॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में सोचते होंगे, इसीलिए उन्होंने अपना मेन गेट सड़क की तरफ ना खोल करके सड़क के पीछे की ओर खोला। इसके बाद हम एक घर में प्रवेश करते हैं। जब हम एक घर में प्रवेश करते हैं तो घर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? मान लीजिए कोई ये घर है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, एक घर है, ठीक है। इस घर में जैसे प्राचीन समय में नहीं होता था, ये मेन गेट होता था, मेन गेट से आप जब एंटर करते थे तो वहां पर एक आंगन होता था। उस आंगन से जुड़े होते थे कई सारे कमरे, 1 2 3 4 5 कमरे मिलते थे। साइड में यहाँ पर बाथरूम मिलता था। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ पर कमरों के अंदर बाथरूम भी मिलते हैं, ठीक है, बाथरूम एंड टॉयलेट घरों के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब इन लोगों को समझाने के लिए टॉयलेट पिक्चर नहीं बनानी पड़ी। ये हम लोग आज अपने आप को सभ्य करते हैं, हमें घरों में ही व्यवस्था करनी चाहिए, लोटा देकर के बाहर नहीं कर निकलना चाहिए। ये चीजें जो हैं, इनको ये चीज सब परिचित थे, इनको पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं रही टॉयलेट जैसी। इनको लोगों को अवेयर करने की इतनी जरूरत नहीं थी कि आप टॉयलेट घर में बनवाइए, लोटा लेके बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये इन सब चीजों से परिचित थे, हाइजीन थे, इसीलिए तो टॉयलेट अंदर है। किचन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अच्छा, किचन और टॉयलेट के बीच में थोड़ा काफी गैप भी मिलता है। ये रोशनदान क्या बनाता है? ये रोशनदान दिखाता है कि ये कितने सस्टेनेबल थे। क्यों सस्टेनेबल थे? ये ज्यादा से ज्यादा चीजों में किसका यूज करते थे? ज्यादा से ज्यादा चीजों में किसका यूज करते थे? सनलाइट का यूज करते थे। रोशनदान ऊपर की तरफ खुले हुए थे, ठीक है। आंगन से क्या होती थी? सनलाइट नीचे आती थी और यहाँ पर हर कमरों में रोशनदान होता था। वो सनलाइट रोशनदान के द्वारा कमरों में पहुंचती थी और कमरों में प्रॉपर लाइट रहती थी। ये जानते थे इन सब चीजों को, इसीलिए इन्होंने क्या किया? बाथरूम, टॉयलेट बनाए, इसके अलावा आंगन बनाया, इसके अलावा कमरों में रोशनदान बनाए, किचन बनाए, बड़ा गेट बनाया, गेट मुख्य सड़क से पीछे की तरफ खोला। और इनको करने के लिए टॉयलेट पिक्चर को प्रमोट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ना ही वो पंचायत सीजन में कौन होता है, विनोद, डीएम मैडम आती हैं चेक करने के लिए और विनोद जा रहा होता है क्रांति करने, फिर चाचा और वो सेक्रेटरी, वो पंचायत का जो वो होता है उसका सहायक होता है, दोनों लोग विनोद को पकड़े रहते हैं, याद होगा आपको, पंचायत सीजन में होता है। तो यहाँ पर वो सब चीजें नहीं होती थी, यहाँ पर इनको ये सब चीजें समझाने की जरूरत नहीं थी। ये वेल अवेयर थे, ये सच में सभ्य थे, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आज जो COP29 COP30 में चल रहा है उसके बारे में पहले से अवेयर थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि ये कितने ज्यादा आज जिस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आज पूरा विश्व बात कर रहा है, उस चीज पे ये कितने साल पहले अवेयर थे और इसीलिए ये सभ्यता इतनी लंबे समय तक चली। भाई आप हाइजीन का ध्यान रख रहे हो, आप कल्चर का ध्यान रख रहे हो, आप सभ्यता का ध्यान रख रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि आप सब, इसीलिए तो इनको सभ्यता कहा गया। और यहाँ पर ये चीज मैं क्लियर कर दूं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? सभ्यता कहा गया। सभ्यता क्या होती है भाई? मैंने बताया था इंडिया में कई सारे कल्चर रह रहे हैं, ठीक है। पूरा एक कहते हैं तो हम कहते हैं ये भारतीय सभ्यता, कहते कि नहीं कहते हैं, लेकिन इस भारतीय सभ्यता में कई अलग अलग संस्कृतियां पनप रही हैं। एक है ना, एक इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर कई सारे इंडियन कल्चर भी सरवाइव कर रहे हैं। यानी जो सभ्यता शब्द है ये कल्चर से थोड़ा सा बड़ा शब्द है। ये जो सभ्यता है ये एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण देता है आपको, जिसमें हम लोग अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। और ये सभ्यता क्या है? समाज के एक उन्नत चरण को दर्शाता है, ठीक है। क्या दर्शाता है? जिसमें विशेषता होती है शहरीकरण और जटिल सामाजिक संरचनाएं और तकनीकी प्रगति, 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। यानी हम अपने बारे में भी सोच रहे हैं, अपने बारे में सोचने के साथ साथ आने वाली जनरेशन और दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे थे ये, इसीलिए ये सस्टेनेबल बात कर रहे थे।
हम लोग की तरह नहीं कि पेड़ पे पेड़ काटे चले जा रहे हैं और काम चलते चले जा रहे हैं। ये हर एक चीजों के बारे में अवेयर थे। ठीक है, तो टाउन प्लानिंगशिप में हमने देखा सड़कें कैसी थी, ग्रिड पद्धति पे थी। हमने देखा कि नगर दो भागों में बटा हुआ था। नगर में एक तरफ लोग रहते थे, एक तरफ इन्होंने अन्नागार बना रखे थे। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पर क्या घरों के अंदर क्या क्या चीजें थी। घरों के अंदर टॉयलेट बाथरूम सेपरेट बने हुए थे, किचन था, आंगन था, आंगन से रोशनी कमरों पर बनी हुई थी। कमरों में जाने के लिए हमें क्या मिलता है, रोशनदान भी देखने को मिलते हैं। इस तरीके से इनकी क्या थी, पूरी टाउन प्लानशिप थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज करते थे। तो ये ईंटों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, ईंटों का प्रयोग करते थे। यहां तक कि सड़कों पर भी ईंटें बिछी हुई दिखती हैं। सड़कों पर ईंटें हैं, नालियों में ईंटें हैं, पक्की नालियां बनी देखने को मिलती हैं, मैनहोल्स पक्के बने देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जानते हैं कि जो भवन है, भवन भी पक्के बने देखने को मिलते हैं। भवनों में भवन एक मंजिला, दो मंजिला भी बने होते हैं, और दो मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियां भी हमें देखने को मिलती हैं। और दो भवन में पानी को लाने ले जाने के लिए जो घर बना हुआ था, उन्हीं घर की दीवारों में पतली पतली नालियां बनी हुई थी। इन नालियों के द्वारा पानी को ऊपर नीचे ले जाया जाता था। ठीक है, और इन सब चीजों के लिए ये क्या करते थे, ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटों जो ज्यादातर ईंटें मिली हैं वो 4:2:1 की मिली है, अर्थात उनकी लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 थी। ठीक है, जैसे आज हम लोग देखते हैं 8 इंच, 2.5 इंच और मुझे लग रहा है 4 इंच। 8, 4, 2.5 ये रेशियो देखने को मिलता है आज के समय में। और उस समय कैसा था, 4:2:1। कहीं ना कहीं आज भी लगभग अगर अप्रॉक्स निकालेंगे तो ये भी लगभग 4:2:1 से थोड़ा सा कम आएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसी ईंटें हम आज देख रहे हैं उसी टाइप की कुछ ईंटें हमें कहां पर देखने को मिलती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में। अब इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतने बड़े बड़े घर बने हैं, 2-2 मंजिला, 3-3 मंजिला, जीने बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, सड़कों में नालियां पक्की बनी हुई हैं, मैनहोल्स बने हुए हैं, कई सारी चीजें हमने देखने को मिली हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें ऐसे ही बन गई होंगी, स्वेच्छा से बन गई होंगी? जाहिर सी बात है, आज जब हमारे पास टाउन प्लानर है तो ये टाउन प्लानर इस प्रकार के अच्छे अच्छे प्लान तो कर नहीं पाते हैं। उस समय में इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे हुई होगी? तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई अथॉरिटी तो बिल्कुल सर्वाइव कर रही होगी। ठीक है, टाउन प्लानिंग के बारे में हमने बात कर दी है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में मैंने क्या कहा था, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ये ब्रिक्स का प्रयोग करते थे। अच्छा, ब्रिक्स दो टाइप की मिलती थी, एक बेक्ड ब्रिक्स थी, ठीक है, एक अनबेक्ड ब्रिक्स थी। अर्थात कुछ जो ईंटें थी वो पक्की थी और कुछ ईंटें कच्ची थी, और जो इनका रेशियो था वो कितना था, 4:2:1। ठीक है, ठीक है। बेक्ड ब्रिक्स थी और कह सकते हैं मिट्टी की, अर्थात अनबेक्ड अर्थात मड की ब्रिक्स थी, और इनका रेशियो 4:2:1 था। अब इतने बड़े टाउन प्लानशिप को देख लिया, जितने बड़े कंस्ट्रक्शन मटेरियल को देख लिया, तो इतने बड़े बड़े ईंटें को बनाने के लिए भी तो कुछ होगा। तो क्या यहाँ पर अथॉरिटी थी? भाई, जिस हिसाब से यहाँ की टाउन प्लानिंग है, जिस हिसाब से ये इतने ज्यादा ईंटों का प्रयोग करते हैं, ये साफ साफ एक चीज दर्शाती है कि बिल्कुल यहाँ पर कोई ना कोई अथॉरिटी रही होगी। विदाउट अथॉरिटी के इतने बड़े टाउन को डेवलप करना और इतने सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज करना किसी अथॉरिटी के बिना बहुत मुश्किल लगता है। तो जाहिर सी बात है कि इनके पास भी अपनी एक सिविल अथॉरिटी थी जो कि एक प्लान बनाती थी और उस प्लान को लागू करवाती थी। ठीक है, एक अथॉरिटी बिल्कुल रही होगी। भाई, इतना बड़ा मैंने बताया टाउन प्लान देख लिया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल देख लिए, तो ऐसी कोई ना कोई अथॉरिटी थी जिसमें वो क्या करती थी कि प्लान बनवाती थी और प्लान का इंप्लीमेंटेशन भी करवाती थी कि जो प्लान किया गया है उस प्लान के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अगर नालियां बनी हैं तो नाली में पानी डाला जा रहा है तो वो ढाल के थ्रू एक जगह पर स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें जैसे आज के समय में हम देखते हैं म्युनिसिपैलिटीज काम करती हैं, उसी तरीके से कोई ना कोई अथॉरिटी जरूर रही होगी जो प्लान को बनाती थी और प्लान को इम्प्लीमेंटेशन कराने का भी काम कौन करती थी, ये अथॉरिटी करती थी।
ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिली थी। अन्नागार मिला, स्नानागार मिला, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में स्नानागार, हड़प्पा में अन्नागार, इसके अलावा मोहनजोदाड़ो में हमको एक हॉल भी मिलता है, बहुत बड़ा सा हॉल। हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए कॉन्फ्रेंस वगैरह चीजें होती थी, जहां पर बैठकर लोग आपस में बात भी कर सकते होंगे। देखिए, हमें इन चीजों के बारे में कयास ही हम लगा सकते हैं, जिस हिसाब से हमें साइट्स मिली हैं और जिस हिसाब से साइट्स के अंदर की चीजें हम देख पा रहे हैं, तो उससे हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि यहाँ पर चीजें ये हुई होंगी, क्योंकि हम इनकी स्क्रिप्ट को तो समझ पाए नहीं है। जब हम इनकी स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाए हैं तो हम एक कयास बेस पर ही चलते हैं कि ये हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल मिली है, यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, वो ये दर्शाते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस हॉल में वो सामान्यतः कॉन्फ्रेंस हॉल होगा जहां पर शिक्षा दी जाती होगी, या इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ये अथॉरिटी लोग आकर के डिस्कस करते होंगे। कौन सी अथॉरिटी? जो प्लान को बनाती और प्लान को इम्प्लीमेंटेशन कराती थी। तो ये बिल्डिंग्स हमने बात की, अन्नागार, स्नानागार, ठीक है। और किसके बारे में हमने बात किया? एक हॉल मिलता है हमको, कहां पर मिलता है? मोहनजोदाड़ो में। वाटर मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, वाटर, इस पे हम बहुत देर तक बात करेंगे। पहले हम सोशल हायरार्की के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सोशल हायरार्की में हम देखते हैं, एक नगर है, इस नगर को दो भागों में बांटा हुआ है, वेस्ट और ईस्ट। आपको क्या लगता है, ये हायरार्की नहीं है? हो सकता है कुछ लोग यहां रहते हो, कुछ लोग यहां भी रहते हो, है ना भाई। वेस्ट इतनी ऊंची जगह पर है, आज भी क्या होता है, यहां पर हो सकता है कोई किंग रहता हो। मैंने बताया कि कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी इनके बारे में, क्योंकि हम इनकी स्क्रिप्ट को भी पढ़ नहीं पाए हैं, तो हम कयास लगा रहे हैं कि बिल्कुल यहां पर कोई ना कोई हम जान सकते हैं कि इस तरीका का मिलता है, ठीक है। बिल्कुल एक इस तरीका में मिलता है, क्लासिफिकेशन मिलता है कि यहाँ पर कुछ लोग जो ऊंचे लोग थे, या कह सकते हैं जो अथॉरिटी में थे, जो अथॉरिटी काम करती थी, अथॉरिटी के जो सदस्य थे, या कह सकते हैं कोई प्रीस्ट होगा, प्रीस्ट के अलावा किंग हो सकते हैं, वो सारे वेस्ट में रहते थे। और आम लोग जो काम करते थे वो कहाँ रहते थे? वो ईस्ट में रहते थे। तो ये दिखाता है कि बिल्कुल यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है कि आम लोगों को अलग आवास दिए गए थे और जो विशिष्ट लोग थे उनके लिए अलग जगह बनाई गई थी। अब ये जगह बनाने से हुआ क्या? अब भाई अन्नागार भी तो हमें वेस्ट में मिल रहा है। देखिए, हिस्ट्री ऐसी एक चीज है कि आप इम्प्लीमेंटेशन पे चीजों को सोच सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अन्नागार मिला है हमको वेस्ट में, ये हमें दिखाता है कि फेमाइन जैसी सिचुएशन जब आती होगी तब ये नगर के जो अन्य लोग थे उन लोगों के लिए यहाँ से अन्न के द्वार खोल दिए जाते थे और खाने पीने का सामान यहाँ से निकाल के उन लोगों में बांट दिया जाता था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये अन्नागार केवल वेस्ट वाले लोगों ने अपने लिए बनाया हो। फेमाइन सिचुएशन आई तो पहले अपना भरेंगे, फिर बाकी बच गया तो दे देंगे, बाकी बचा नहीं भी देंगे तब भी क्या जा रहा है उनका। तो हिस्ट्री जो है वो इंटरप्रिटेशन पे चलती है कि आप चीजों को कैसे समझा रहे हैं। तो ये अन्नागार, ये भी तो हो सकता है कि इन्होंने केवल अपने लिए बनाए हैं। एक तरफ जहां हम सोचते हैं कि अन्नागार ये बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, कि जब फेमाइन जैसी सिचुएशन आती है, ठीक है, या कोई अदर सिचुएशन आती है, यहाँ पर क्या होता है कि खाना नहीं होता है, तो इन अन्नागार से खाना निकल करके किसके? आम पब्लिक के पास जा सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि ये देते ही ना हो, इन्होंने केवल अपने लिए बनाया हो, स्पेशल सिचुएशन में केवल यही इसका यूज करते हो, प्रीस्ट, किंग। तो ये चीजें हैं कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर जो लोग रहते हो केवल वही अन्नागार का यूज करते हो, या आम लोगों तक भी इसकी पहुंच जाती है। तो इस तरीके से हमें दिखता है कि बिल्कुल यहाँ पर कुछ ना कुछ समय तक यहाँ पर सोशल हायरार्की भी देखने को मिलती है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और कैसे दिखाई देती है सोशल हायरार्की? तो हम जानते हैं कि कहीं कहीं पर हमें तांबे के और सोने के भी हमें आभूषण देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। और इसके साथ साथ जो समुद्र के किनारे सीप होता है उसके भी आभूषण देखने को मिलते हैं। तो भाई जिसके गले में सोने का आभूषण वो बड़ा आदमी, जिसके गले में सीपों का आभूषण किनारे आदमी, छोटा आदमी। अरे भैया दूर दूर, तुम्हारे पास ये, मेरे पास सोना, ऐसे करके बातें होती होंगी यार, भौकाल चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सोशल हायरार्की बिल्कुल यहाँ पर थी। अगर उनके पास सोने का है, अच्छा तुम्हारे पास चांदी का है, लो मेरे पास सोने का है,
सोना दर है और चांदी दर है, उनको देखो, उनके पास ईद का है, उनको पास नहीं आने देंगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर मिलती है। तो सोशल हायरार्की भी देखने को हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई सोशल हायरार्की भी रही होगी। ठीक है, टाउन प्लानिंग देख ली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी यहाँ का वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि नालियां थी। ठीक है, ये नालियां ढकी हुई थी। इन नालियों को स्लोप के द्वारा बड़े बड़े नालों में जोड़ा जाता था, आज भी होता है। ठीक है, इन नालों के बाद क्या होता था, अच्छा, इन नालियों में पानी आता था। ठीक है, पानी दो तरीके से होता था। ठीक है, एक वेस्ट वाटर होता था। ठीक है, रीयूज वाटर भी ये लोग कर देते थे। ये सारे 3R से परिचित थी, रेड्यूस, रेफ्यूज, रीयूज, जितने 3R थे, ये RRR वाले व्यक्ति थे, इनको सब कुछ R का आता था। ठीक है, ये उस जल को रीयूज भी कर लेते थे, रेड्यूस भी कर लेते थे। तो नालियों में पानी गया, नालियों से पानी नालों में जाता था। फिर यहाँ पर ये नाले कहां पर जाते थे, ये मान लीजिए कोई नदी बह रही है, इस नदी में जाकर के ये नाले मिल जाते थे। लेकिन आज की तरह सारी गंदगी नालों में नहीं मिलती थी। यहां पर ये क्या करते थे कि कुछ ऐसी चीजें लगा देते थे, ये इसका प्रयोग सामान्यतः छानने के लिए भी किया जाता है। और इस तरीके की चीजें जो यहां पर मुख्य नाली है, ये यहां पर ऐसी चीजें लगा देते थे। होता यह था कि यहां से जब नाली से गंदा पानी और चीजें आती थी तो वो यहां पर जाती थी और ये छन्नी होता था, तो जो थोड़ा बहुत पानी होता था वो इस नदी में निकल जाता था और बाकी जो गंदगी होती थी वो गंदगी इसमें फंस जाती थी और इसको निकाल के ये साफ कर देते थे। समझ रहे हैं? कानपुर की गंगा की तरह नहीं कि वहां से फैक्ट्री से पूरा पानी आया है, पूरी गंगा में पवित्र कर रहा है। गंगा ऐसी है कि कचड़े को भी पवित्र कर देंगी, कुछ भी चल रहा है दुनिया में। हमारे देश में और अदर कंट्रीज में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने चीजों को भगवान बना करके उनको इज्जत देना कम कर दिया है और उन्होंने भगवान बनाए बिना इज्जत देना शुरू कर दिया है। ठीक है, वहां की नदियां टेम्स, नमस्ते लंदन में नहीं कहती है कैटरीना कैफ की मां कि ये हमारी बिटिया टेम्स की तरह पवित्र है। टेम्स क्या है? टेम्स वो लंदन की गंगा है। तो वहां की गंगा इतनी साफ है और यहाँ पर क्या हुआ कि हमने उसको भगवान बना दिया और उसको इज्जत करना बंद कर दिया। भाई न्यूजीलैंड में आज से 4-5 साल पहले कहा गया था कि आप नदियों को, पेड़ों को आप पर्सनलाइज कर दीजिए, इनको व्यक्ति की तरह समझिए। भैया हम तो इतने साल पहले से व्यक्ति के समझ रहे थे। जब वैदिक काल में आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि हम पूजा कर रहे थे नदियों की, हम पूजा कर रहे थे पेड़ों की, हम पूजा कर रहे थे आग की। हमने तो इनको पहले से ही पर्सन का दर्जा दे दिया था। आप हमें क्या आज सिखाओगे? हम इनको कई सालों, हमारी सभ्यता ही यही रही है। लेकिन फिर क्या है, जब सभ्यता क्या है, कैसी रही है, आज के समय में हम उस सभ्यता को भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता से इतने ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। पाश्चात्य सभ्यता हमारी सभ्यता का अनुकरण कर रही है और हम इतने मूर्ख हैं, हम इतने कैसे व्यक्ति हैं कि हम पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं और पाश्चात्य हमारी सभ्यता का अनुकरण कर रही है। साइकिलिंग में चीजें चल रही हैं, अजीब तरीके की चीजें हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की चीजें लग जाती थी और ये क्या होता था कि वहां पर जितना गंदगी होती थी वो रिस्टोर हो जाती थी और उसके बाद वो क्या करते थे, उसको साफ कर लेते थे, फिर पानी को शुरुआत कर देते थे। और तो और कई सारी जगह हम लोग जानते हैं स्टेप भी मिले हैं, स्टेप वेल मिले हैं। स्टेप वेल क्या होता है? ऐसे करके मान लीजिए कुछ होगा, स्टेप होगी और यहाँ पर ऐसे करके कुआं बना होगा, यहाँ से लोग उतरते थे और उतरने के बाद यहाँ पर अपना क्या करते थे कि बाल्टी डालते थे, पानी निकालते थे और उस पानी को यूज करते थे। इसके अलावा घरों के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, जो पानी होता था, पानी को ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी किया जाता था। यहाँ पर बड़े बड़े जलाशय भी देखने को मिले हैं। जलाशय का काम क्या होता है? जलाशय का काम यही तो होता है, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है उससे। तो यहाँ पर पहले से ही हमें जलाशय देखने को मिलते हैं। वाटर मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा था और उसमें सबसे ज्यादा फेमस था धौलावीरा। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि सबसे अच्छा जल प्रबंधन पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ था, तो कहाँ पर था? धौलावीरा में। धौलावीरा में उन्होंने जो नदी बह रही थी उस नदी पर डैम भी बनाए थे। फोटो डाली, एक मिनट डाली मैंने, फोटो नहीं पड़ी है। तो
धौलावीरा में उन्होंने क्या अमूमन ये था कि यहाँ पर जैसे धौलावीरा है, ठीक है, ये धौलावीरा साइड है, यहाँ पर दो नदियां बह रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर, अच्छा ये जो नदियां थी ये हमेशा बहने वाली नदियां नहीं थी, कुछ विशेष समय पर बहती थी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर उन्होंने डैम बना दिया था और डैम बनाने के बाद यहाँ के पानी को यहाँ पर स्टोर कर दिया था। तो जब ये नदी बहना, पानी नदी में पानी आना बंद हो जाता था तो फिर ये जलाशयों से पानी का यूज कर लेते थे, ठीक है। और ये जलाशयों का जो पानी था ये ग्राउंड वाटर भी क्या करता था, रिचार्ज करता था, ठीक है। तो सबसे इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट हमें कहां पर मिलता है, धौलावीरा में। ये जिस स्टेप वॉल्स की बात कर रहे हैं ये सारी स्टेप वॉल्स ज्यादातर धौलावीरा में देखने को मिलती है। आज समस्या तो इसी चीज की है, हम लड़ किस पे रहे हैं, हम लड़ प्रदूषण पे रहे हैं, हम लड़ किस पे रहे हैं, हम पानी पे लड़ रहे हैं, हम किस पे लड़ रहे हैं, नदियां गंदी हो रही हैं उस पे लड़ रहे हैं, हम किस पे लड़ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, गोल अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज ये लोग पहले से ही कर रहे थे, वाटर हार्वेस्टिंग का काम ये लोग पहले से कर रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम ये पहले से कर रहे थे, आंगन बनाते रोशनियां वगैरह करके वाटर मैनेजमेंट का प्रयोग ये बहुत अच्छे से कर रहे थे। जापान में अभी भी वो जो जापान में आज भी बाथरूम में जो आपकी सीट होती है, सीट के ऊपर ही उन्होंने हैंड वॉश बना रखा है। किस लिए, वाटर मैनेजमेंट करने का तरीका है कि आप हाथ धुलेंगे और वो सब सीधे कहाँ जाएगा, वो सिंक में जाएगा, है ना, सिंक का पानी सीधे आपका किस में जाएगा, कमोड में जाएगा। इस तरीके से जापान में अभी भी लोग ये चीजें कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि वो किस तरीके से जिस चीजों की आज हम बात कर रहे हैं ये लोग उस समय ही ये चीजें कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे, क्योंकि जिससे हम अपने साथ साथ आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोच रहे थे, इसीलिए तो ये ऐसा कर रहे थे। इसीलिए हम इनको सभ्य कहते हैं और स्वयं को सभ्य कहते हैं। इनकी सभ्यता के जो लक्षण देखते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि ये सभ्य हैं और हम सब क्या हैं, हम सब एक असभ्य हैं। इतनी बड़ी बड़ी चीजें इन लोगों ने देखी थी तो हम लोग क्या करते हैं, असभ्य हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ड्रेनेज सिस्टम का यूज किया और तो और कई जगह पर कैनाल सिस्टम के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। जो खेत थी, खेतों में सिंचाई के लिए कैनाल सिस्टम का भी प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से हमने इनकी पूरी टाउन प्लानशिप देखी। टाउन प्लानशिप में हमने क्या क्या देखा था, इंपॉर्टेंट फीचर्स में कि इनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, सोशल हायरार्की कैसी थी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में किस चीज का प्रयोग करते थे, अथॉरिटी थी कि नहीं थी। वाटर मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि स्टेप वेल्स का प्रयोग करते थे, कुएं मिले हैं, कैनाल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। धौलावीरा में हमें क्या मिला है, धौलावीरा में डैम बना करके जलाशय आदि बनाने के भी प्रमाण मिले हैं। ये सारी चीजें बताती है कि ये वाटर मैनेजमेंट कितने अच्छे से कर रहे थे। और तो और जहां पर ये मुख्य सारी जो गंदा पानी था वो खुलता है, वहां पर एक विशेष प्रकार का मिट्टी का बना देते थे जिसमें छेद होता था और वहां से जो पानी होता था वो नदियों में बह जाता, तो गंदगी होती थी, रुक जाती थी। उस गंदगी को निकाल के लोग क्या कर लेते थे, साफ कर लेते थे। ये क्या चीज दिखाता है कि ये वाटर मैनेजमेंट कितने अच्छे से करते थे। और बिल्डिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर अन्नागार स्थानागार देखने को मिलता है, ठीक है। और वाटर मैनेजमेंट में कुएं इतने ज्यादा मिले हैं कि अकेले मोहनजोदड़ो में 700 से प्लस कुएं देखने को मिले हैं। समझ रहे हैं वाटर मैनेजमेंट का क्या सिनेरियो था वहां पर। तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं ज्योग्राफिकल साइट्स की तरफ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर हम लोग बात करते हैं स्लाइड से भी, वरना आप लोग कहेंगे सर जी स्लाइड से कुछ बताते ही नहीं, मास्टर स्लाइड से कुछ पढ़ाता ही नहीं है, मास्टर आता है अपना ही बोलने लगता है ना। तो हमने कहा लाओ आज कुछ स्लाइड से भी बता देते हैं। चलो अच्छा, नगर योजना की कुछ विशेषताएं बात कर जाती हैं। तो क्या हुआ था, विभिन्न नगर दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था, दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिम और पूर्वी खंड। पूर्व वाला जो था वो बड़ा था और जहां पर क्या होता था, नगर या आवास क्षेत्र, सामान्य लोग यहीं पर रहते थे। और पश्चिम खंड जो था वो ऊंचे स्थान पर था और कैसा था, उसका दुर्गीकरण भी था। और जो जितने इंपॉर्टेंट निर्माण हुए हैं जैसे अन्नागार, स्नानागार, वो सभी हमें कहां पर मिलते हैं, पश्चिम पर मिलते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसके बारे में भी हमने देखा। और क्या देखा, कोलाहल मतलब कह सकते हैं नॉइस पोल्यूशन,
और अदर पॉल्यूशन और प्राइवेसी भी इसमें एक पॉइंट जोड़ लीजिएगा। इन चीजों के कारण दरवाजे और खिड़कियां रोशनदान मुख्य सड़क की बजाय गलियों में खिलती थी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है हमारे सामने? लोथल। स्नान नहाने के लिए और शौच के लिए टॉयलेट मकानों में अलग से जगह बनी हुई थी। टॉयलेट पिक्चर बनाने की इनको जरूरत नहीं थी। 2 मंजिला मकानों में दूसरी मंजिल से नीचे पानी लाने के लिए दीवारों में ही नाली की व्यवस्था कर दी गई थी और यहाँ पर बहुत अच्छी जल निकासी व्यवस्था थी। कुछ एक्सेप्शन है जैसे बनावली और कालीबंगा। सबसे अच्छी जल निकासी व्यवस्था कहां पर थी? धौलावीरा में। लेकिन सबसे ज्यादा कुएं कहां पर पाए गए? मोहनजोदाड़ो में। 700 से अधिक कुएं मिले हैं। धौलावीरा में स्टेप वेल ज्यादा मिली है, धौलावीरा में जलाशय ज्यादा मिले हैं और वाटर मैनेजमेंट की सबसे अच्छी चीजें कहां पर हुई हैं? धौलावीरा में। ये ज्यादातर पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। एक्सेप्शन कालीबंगा। कालीबंगा में जल निकासी व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी और कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग भी नहीं हुआ है। एक तरीके से कालीबंगा को हम कह सकते हैं ग्रामीण फेज में अभी चल रही थी, अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर पक्की ईंटें नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पर कौन सी मिलती हैं? कच्ची ईंटों का यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है। अब प्रमुख नगरों की हम बात करेंगे। पहला नगर है हमारा हड़प्पा। ठीक है, अब हड़प्पा को आप देखते रहिए। इसकी कहां पर है? पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मैंने आपको बताया था रावी बह रही है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी है? हड़प्पा नगर है। इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। HD, H फॉर हड़प्पा एंड D फॉर दयाराम साहनी। HD खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसकी विशेषता क्या है? पश्चिम में अन्नागार मिले हैं, अन्नागार के साथ में अनाज कूटने का चबूतरा भी मिला है। 1-2 नहीं कहते हैं, 21 चबूतरे मिले हैं अनाज कूटने के लिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं ये निचला शहर है। ये निचले शहर के बाद ये सिटाडेल है और ये सिटाडेल में ही ये जो बना हुआ है क्या है? ये जो है ये अन्नागार है। इसी अन्नागार के पास में छोटे छोटे चबूतरे बने हुए हैं जहां पर अनाज कूटने के चबूतरे बने हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर श्रमिक आवास भी बना हुआ है और पूर्वी खंड में 837 कब्रिस्तान और सेमेट्री HD मिला है। अर्थात हमें हड़प्पा में कब्रिस्तान भी देखने को मिले। ठीक है, अन्नागार मिला है, कब्रिस्तान मिला है, अनाज कूटने का चबूतरा मिला है। ये सारी चीजें कहां पर मिली? हमको हड़प्पा मिली है। तो इतना सफिशिएंट है। अच्छा, हड़प्पा में ही हुआ था जो मैं आपको बता रहा था ना कि कराची से लेकर के कराची से लेकर के और कह सकते हैं ब्रांटन को, जब कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछ रही थी, यहाँ पर रेलवे लाइन बिछ रही थी। ठीक है, तो 2 ब्रांटन ब्रदर्स थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे। इनको यहाँ पर हड़प्पा की कई सारी ईंटें मिलती हैं और ये ईंटें निकाल के ये इन ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। किसमें? जो वो रेलवे लाइन होती है, रेलवे लाइन के रोडों में इन ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। कहाँ की वो थी ईंटें? हड़प्पा की। ठीक है, तो एक हमने देखा, किसको देखा हमने? हड़प्पा को देखा। और देखते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स। मोहनजोदाड़ो कहाँ गया? हफ्ते पहले। और फिर दूसरे साइट्स पे हम लोग आते हैं। दूसरी जगह कौन सी थी? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है पेड़ का टीला। यहाँ पर एक्चुअली 21 नरकंकाल मिले हैं और इसी नरकंकाल के बेस पे अंग्रेजों ने कहा था कि
वो जब डिक्लाइन पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि इन्हीं 21 नरकंकाल के बेस पे इन्होंने कहा था कि यहाँ पर इनकी युद्ध हुआ होगा और युद्ध में आर्यन इन्वेजन को थ्योरी को इन्होंने क्या किया, साबित किया कि यहाँ पर 21 नरकंकाल मिले हैं भैया, यहाँ पर जरूर लड़ाई हुई होगी और इसी लड़ाई में सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा और वैदिक सभ्यता यहाँ पर स्थापित होगी। बिल्कुल गलत, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो को प्रेत का टीला कहते हैं या सिंधु का बाग भी कहते हैं और 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। मिस्टर एमआर, HD एमआर। ठीक, हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदाड़ो राखल दास बनर्जी। विशेषता क्या है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का स्नानागार मिलता है और यहाँ पर कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या मिलता है, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिलते हैं, R37 सिमेट्री H। ठीक है, और यहाँ पर हमें स्वास्तिक चिन्ह भी देखने को मिलता है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह उससे सन से संबंधित था, तो यहाँ पर हमें स्वास्तिक चिन्ह भी देखने को मिलता है और घोड़े की मिट्टी की मूर्ति भी मिलती है। लेकिन यूपीएससी अभी भी मानता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को घोड़े का कोई भी ज्ञान नहीं था, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन में अगर आता है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े का ज्ञान था, तो हम चूंकि आंसर सही माना है यूपीएससी ने कि इनको घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, तो हम यही मान के चलते हैं कि इनको घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, अन्नागार मिलता है। ठीक है, स्नानागार के साथ में ऐसा नहीं है कि यहाँ अन्नागार नहीं मिलेगा, यहाँ भी अन्नागार मिलेगा, स्नानागार मिलेगा और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक हॉल भी मिलता है। ठीक है, जहां पर कॉन्फ्रेंस जैसी चीजें होती है। इस हॉल को हम कह सकते हैं कि सभा भवन मिलता है। कहां पर, मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है, स्नानागार मिलता है, फर्श में पकी हुई ईंटें मिलती हैं यहाँ पर, और क्या मिलता है, और कई सारी चीजें मिलती हैं। और स्नानागार को आज भी विश्व में सोचने पर मजबूर हो जाता है आदमी कि इतना विशाल स्नानागार मिला हुआ है। ये स्नानागार में हम मान के चलते हैं कि उस समय के जो पानी से संबंधित रिचुअल्स थे वो सारी चीजें होती थी। इसमें होता यह था कि यहाँ पर ऐसे करके बना हुआ था और यहाँ पर उतरने के लिए ऐसे करके सीढ़ियां बनी हुई थी, यहाँ पर पानी भरा हुआ था और इस तरफ से जो गंदा पानी था उसके निकलने की व्यवस्था कर दी गई थी। और यहाँ पर अलग अलग भवन बने हुए थे। ये भवन कैसा था, ये भवन इस टाइप का था, हो सकता है चेंजिंग रूम टाइप का हो। और इससे दूर, थोड़ी सी दूर पर यहाँ पर क्या था कि कह सकते हैं कि प्रीस्ट का एक घर भी था, जो सामान्यता हो सकता है कि पूजा आदि का काम भी कराता। ठीक है, और ये सामान्यता उत्तर पूर्व दिशा में, ये लगभग उत्तर पूर्व हुआ, तो उत्तर पूर्व दिशा में हमें क्या मिलता है, प्रीस्ट के आवास का भी हमें साक्ष्य मिलता है इसी स्नानागार के पास में। ठीक है, पुरोहित आवास मिलता है। और इसीलिए पिगट क्या कहते हैं, पिगट एक हिस्टोरियन है, पिगट मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं पिगट, मोहनजोदाड़ो और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहते हैं। चलते हैं अगले साइड की तरफ। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट देखी हमने, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो। अगली हम चलते हैं चरमुगड़ो। मोहनजोदाड़ो कहाँ था, तो जो सिंधु घाटी थी, सिंधु घाटी के राइट हैंड साइड में कौन सी थी, मोहनजोदाड़ो थी, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी थी, चरमुगड़ो थी। चरमुगड़ो की खोज किसने की थी, तो चरमुगड़ो की अवस्थिति जो थी वो एमजी मजूमदार ने खोजी थी। ठीक है, एमजी मजूमदार ने, या सीएम करके आप याद कर सकते हैं इसको, सीएम मजूमदार, चरमुगड़ो मजूमदार, एचडी हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदाड़ो राखल दास बनर्जी। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर कोई भी दुर्गीकरण नहीं मिलता है और वक्राकार ईंटों का यहाँ पर प्रयोग होता है। अर्थात यहाँ पर जो ईंटें थी कुछ इस तरीके की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कह सकते हैं फिट एंड सॉकेट टाइप की ये ईंटें नहीं होंगी,
कह सकते हैं ना कि मसालों का प्रयोग किए बिना उसमें सॉकेट के रूप में इनको यूज करते होंगे ये सब लोग, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हमको कहां पर देखने को मिलती हैं, चमकदुरु में। कोई भी ध्रुवीकरण यहाँ नहीं था, जैसे मैंने बताया कि वहां पर सामान्य नगर 2 भागों में बटा हुआ था, एक्सेप्शन धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। उसी तरीके से चरमुद्रों में कोई भी ध्रुवीकरण देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और एक चीज और, लोथल में जो बाउंड्री की बात मैं कर रहा था कि ऊंची ऊंची बाउंड्री बनी हुई थी, उस तरीके की बाउंड्री देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो चरमुद्रों को देख लिया। अब हम देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यहां पर 21 तांबे के बैंगल्स मिले हैं, 21 तांबे के बैंगल्स मिले हैं भारी मात्रा में, ठीक है। और ये कहां पर है, राजस्थान के गंगानगर जिले के वर्तमान में हनुमानगढ़ क्षेत्र में, हनुमानगढ़ क्षेत्र में। ये गंगानगर में लगभग 12 के आसपास हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स मिली है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी, कालीबंगा की। 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी क्या की थी, खोज की, इसकी कालीबंगा की, के कालीबंगा, अमलानंद घोष, मोहनजोदाड़ो, राखलदास बनर्जी, हड़प्पा, दयाराम साहनी, ठीक है, चरमुद्रो, एमजी मजूमदार। ठीक, किसकी खोज किसने की थी, इसकी विशेषता क्या थी, घरों में इनके अपने अपने कुएं थे और भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलता है कहां पर, कालीबंगा में, ठीक है। अर्थात अर्थक्वेक भी यहां पर आने का प्रमाण हमें कहां से मिलता है, वो कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। कालीबंगा को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं लोथल के बारे में, जिसमें संभवतः सबसे ज्यादा हमें समय लग सकता है। लोथल एक डॉकयार्ड था, ठीक है। इसके अलावा चरमुद्रों में एक चीज और थी, मनके बनाने के कारखाने बहुत मिलते हैं चरमुद्रों में, ठीक है। क्या मिलते हैं, मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन के रूप में ये यूज करते होंगे। उन मनकों को गले में डाल देते होंगे, ठीक है। कहीं कहीं पर अलग अलग टाइप के मनके बनाने मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, चरमुद्रों में मिलते हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे किसकी, लोथल की। लोथल भारत के गुजरात के खंभात क्षेत्र में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस नदी के किनारे है, भोगवा, ठीक है। एक फोटो में डाल दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगा उसमें कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे है ये होगा, केवल उसको एक बार पढ़ना है और क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो गुजरात के खंभात क्षेत्र में भोगवा नदी के तट पे मिला था, और इसकी खोज किसने की थी, एसआर राव ने की थी, ठीक है। अभी हाल ही में लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आईआईटी के कुछ कोई मैडम थी, वो यहाँ पर रिसर्च कर रही थी आर्कियोलॉजिकल की, और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से भी ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं, चूंकि न्यूज में था तो अब आने वाले पेपर में आ भी सकता है। तो ये क्या था, ये एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड था। क्या था, एक डॉकयार्ड था। ये है, ठीक है, ये लोथल शहर है, ठीक है। ये लोथल शहर है तो भोगवा नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। और सब भोगवा नदी के तट पर स्थित था और समुद्र से लिंक था। तो ये कह सकते हैं कि सब ये डॉकयार्ड के रूप में काम करता था। कह सकते हैं कि यहाँ से क्या होता था कि जहाज शिप्स आते थे, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा उन्होंने जलाशय बना करके रखा था। एक बहुत बड़ा जलाशय था, जो कि आज में उसकी स्थिति कुछ ऐसी देखने को मिलती है, ठीक है। इधर से क्या, अभी ये पतला दिख रहा है लेकिन ये काफी बड़ी जगह है। यहाँ से छोटे छोटे जहाज या कह सकते हैं नाव जाती थी, और नाव जाने के साथ इसमें प्रवेश कर जाती थी, और इसमें प्रवेश करने के बाद इन जलाशयों में कह सकते हैं कि यहाँ से सामान को उतारती थी। और इन यहाँ पर क्या होता था कि जिन जहाजों में कोई ना कोई जरूरत होती थी, कोई ना कोई खराबी होती थी, उनको सही किया जाता था, और इस जलाशय में जो एक्सेस वाटर होता था उसको यहाँ से निकाल दिया जाता था, और इरिगेशन के लिए भी उस वाटर का यूज कर दिया जाता था। समझ रहे हैं कितना बड़ी टाउन प्लानशिप है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस सभ्यता के बारे में हम देख रहे हैं। एक बार सोचिए कि इसको कितनी कितनी बड़ी साइट होगी है। इसको लघु हड़प्पा भी कहा जाता था, लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता था, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमें समाधियां भी देखने को मिली हैं, जिसमें से 3 युगल समाधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 युगल समाधियां
तो 3 युगल समाधियां का मतलब है कि यहाँ पर पुरुष के साथ साथ स्त्री को भी दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ये साक्ष्य पुरुष के साथ स्त्रियों को दफनाने के मिलते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ सती प्रथा जैसी चीजें भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। कहाँ पर मिलती है हमको? तो लोथल में देखने को मिलती है। ये इनका कह सकते हैं डॉकयार्ड टाइप का था, जहां पर ये नाव वाव आदि को क्या करते थे कि चीजें संभालते थे। और जैसा चरमुद्रों में मैंने आपको बताया कि मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, उसी तरीके से लोथल में भी हमको क्या मिलते हैं? मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहां पर दुर्गीकरण नहीं था? चरमुद्रों में मनके बनाने के कारखाने लोथल और चरमुद्रों में। इसके अलावा कौन सा शहर 3 भागों में बटा हुआ था? धौलावीरा। जब हम पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे अभी। और हड़प्पा में हमें क्या मिलता है? अन्नागार, स्नानागार मिलता है, आर सेमेट्री, एच कब्रिस्तान मिलता है, अनाज कूटने का चबूतरा मिलता है, श्रमिक आवास मिलता है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। चंदोड़ की किसने की थी? एनजी मजूमदार ने की थी। ठीक है, और कौन सी साइट बताइए आपको? लोथल की खोज किसने की थी? एसआर राव ने की थी। ठीक है, इसमें बताया कि नहीं बताया? लोथल की खोज किसने की थी? हाँ, एसआर राव ने की थी। ठीक है, कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, इतनी साइट्स पे हम डिस्कस कर चुके हैं। लोथल हो गया। अब जो साइट बचती है वो बचती है धौलावीरा, धौलावीरा और बनावली। ठीक है, तो धौलावीरा वीरा का कुआं, इसकी अवस्थितता ये भी भारत के गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने की थी। ये क्या है? आयताकार क्षेत्र है जो कि कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा है? 2 मध्य और 1 निचला। स्टेडियम का साक्ष्य और साइन बोर्ड हमें कहां से देखने को मिलते हैं? धौलावीरा से। ठीक है, ठीक है, ठीक। इसके अलावा हमें क्या मिलता है? जलाशय का साक्ष्य भी हमें कहां पर मिलता है? जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था, मैंने आपको बताया सबसे अच्छी जल प्रबंधन की व्यवस्था कहां पर मिलती है? धौलावीरा में मिलती है। धौलावीरा में मैंने आपको बताया था स्टेप वेल्स मिलते हैं। धौलावीरा में वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, धौलावीरा में हमें जलाशय भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 प्रकार की नदियां बह रही थी, उन नदियों को किस हिसाब से वो बेहतर बनाते हैं उसके बारे में हमने आपसे बात की थी। ठीक है, धौलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, सुरकोटदा हो गया, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हो चुकी हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट साइट बची है बनावली। बनावली भारत के हरियाणा क्षेत्र में आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। ये अच्छी किस्म की यहाँ पर जौ देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी देखनी बहुत अच्छे किस्म की यहाँ पर जौ देखने को मिलती है। तो हमने क्या क्या चीजें देखी हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, हमने टाउन प्लानिंग डिस्कस कर लिया, सोशल हायरार्की डिस्कस कर ली है, हमने नाम के बारे में बात कर लिया है, हमने ये बात कर ली कि इसे प्रोटो हिस्ट्री क्यों कहते हैं, ओरिजिन डिस्कवरी बात कर ली है, ज्योग्राफिकल साइट्स कहाँ पर लोकेशन है उसको देख लिया था। फीचर्स में हमने आज देखा, क्या देखा? टाउन प्लानिंग देखी है, सोशल हायरार्की देखी है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा यूज करते थे, अथॉरिटी कैसी थी, कमरे कैसे थे, घर कैसे थे, वाटर मैनेजमेंट कहाँ का अच्छा था, किस तरीके का वाटर मैनेजमेंट था। धौलावीरा में जो वाटर मैनेजमेंट था वो सबसे अच्छा था। हड़प्पा में 700 से अधिक कुएं पाए गए, ये मैंने आपको बताया। और लोथल में डॉकयार्ड बना है, लोथल का पूरा डायग्राम बनाया, मैंने आपको दिखाया, उसमें दिखाया किस तरीके से नाववादी आते थे और ये ट्रेड और कॉमर्स में अपना पूरा तरीके से योगदान देते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी कंडीशंस पे। तो कंडीशन पे बात करें, 1 घंटा तो हो गया है, बात कर लेते हैं कंडीशंस पे। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। ये ऐसा करते हैं, कंडीशन पे एक बाद में बात करते हैं, कंडीशन में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कंडीशन में बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो आज इसको यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। कल हम कंडीशन बताएंगे, सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना, राजनीतिक संरचना,
40-45 मिनट की एक क्लास होगी। उसमें हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उस पर बात कर लेंगे। छोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि उस पर हम बहुत ब्रीफली से बात करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, आपके लिए भी उबाऊ ना हो। और उसके बाद हम डेक्लाइन को देखेंगे और फिर उस वीडियो को वहीं खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।